सबसे पहले समझिए, हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है वो हम समझते हैं। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे जो देश है, जो भारत है, उसकी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर निजी स्वामित्व एवं सरकारी स्वामित्व वाले दोनों ही प्रकार के जो व्यवसाय हैं, जो व्यावसायिक उद्यम हैं, वो पाए जाते हैं। इसलिए हमारे जो देश की इकोनॉमी है वो मिश्रित इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर दो वर्ड्स नए आए हैं बच्चों, एक तो निजी स्वामित्व और दूसरा है सरकारी स्वामित्व। क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, निजी क्षेत्र के उद्यम, उद्यम मतलब हो गया बिजनेस और निजी क्षेत्र मतलब हो गया प्राइवेट। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र के उद्यम जिसके अंदर क्या बोल रही हूँ मैं, जो व्यवसाय है उसका जो स्वामी है वो एक व्यक्ति होगा या व्यक्तियों का समूह होगा। ठीक है, तो ऐसे व्यवसाय जिसका जो स्वामी है, जो ऑनर है, या तो एक व्यक्ति होगा या व्यक्तियों का समूह होगा। और ऐसे जो बिजनेस होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना होता है और अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। ऐसे बिजनेस के जो फॉर्म्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे बिजनेस के प्रारूप जिनका मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है और ऐसे बिजनेस जिनका स्वामी केवल एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, वो किसके तहत आते हैं बच्चों? निजी क्षेत्र के तहत आते हैं। तो ये समझ में आया हमें निजी क्षेत्र के उद्यम क्या होते हैं। अब निजी क्षेत्र के जितने भी उद्यम थे ना बच्चों, हमने चैप्टर 2 के अंदर समझ लिए थे। निजी क्षेत्र के अंदर हमारे आता है एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति। ये हमने चैप्टर 2 में समझ लिए थे कि निजी क्षेत्र के उद्यम, उनकी विशेषताएं, उनकी उपयुक्तता समझ ली थी। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इस प्रकार के उद्यम होते हैं, ऐसे बिजनेस के फॉर्म होते हैं जिनका स्वामित्व, जिनका प्रबंध, जिनका नियंत्रण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। हमें पता है हमारे देश के अंदर 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, एक तो केंद्रीय सरकार के द्वारा या राज्य सरकार। ठीक है, तो ऐसे व्यवसाय जिसका स्वामित्व, प्रबंधन, जिसका नियंत्रण केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संयुक्त रूप से किया जाता है, उन्हें हम क्या बोल देंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बोल देंगे। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं इनका उद्देश्य जन कल्याण होता है। हमारे जो समाज है उनके उत्थान के लिए इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए इनके एग्जाम्पल, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ एग्जाम्पल समझिए बच्चों। जैसे भारतीय रेलवे, भारतीय डाक, दूरदर्शन, BHEL, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है बच्चों? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के तहत आती हैं। इनका जो प्रबंधन, इनका जो नियंत्रण, इनका जो स्वामित्व है वो किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल सी बनी हुई है। देखिए बच्चों, ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके अंदर 2 प्रकार के बिजनेस के फॉर्म आते हैं। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा होता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के अंदर क्या होगा? जो स्वामी है वो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होगा और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो बिजनेस आते हैं उसका जो ऑनर होगा, जो उसका स्वामी होगा, जो प्रबंधन करने वाला जो व्यक्ति होगा वो सरकार होगी। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आपके विभागीय उपक्रम भी आते हैं, वैधानिक निगम भी आते हैं और सरकारी कंपनी भी आती हैं। जो आज का टॉपिक है ना बच्चों, वो हमारा विभागीय उपक्रम है। हम जानेंगे विभागीय उपक्रम क्या होते हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रारूप में सबसे पहला पॉइंट ही क्या हो गया बच्चों? विभागीय उपक्रम। नाम से मालूम चल रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या है बच्चों इसका इंग्लिश नेम? क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, अब ये जो बिजनेस का फॉर्म है उसके अंदर इसका जो गठन है वो किसके रूप में किया जाता है? मिनिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट के रूप में किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार के जो उपक्रम है उसको किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, जिसका जो वित्त प्रबंधन है, प्रशासन है या नियंत्रण है वो कौन करेगा? केंद्रीय सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी या संयुक्त रूप से भी वो इसको कंट्रोल या मैनेज कर सकती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखिए।
जैसे कि भारतीय रेल, जैसे कि डाक, ये विभागीय उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके लक्षण। पहला पॉइंट तो हमें डेफिनेशन से ही समझ में आ गया कि यह केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय के विभाग में गठित किया जाता है। पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि मिनिस्ट्री होती है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है, उसके डिपार्टमेंट के रूप में, उसके विभाग के रूप में इनका गठन किया जाता है। तो पहला लक्षण तो हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने आपको पहले ही पॉइंट में समझा दिया कि मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के रूप में इसका गठन किया जाता है, तो इसका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट भी हमें समझ में आ गया, इसका कोई प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं होता। थर्ड पॉइंट देखिए, इसकी जो वित्त व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल में है। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो किसके कंट्रोल में है? मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, इसलिए इसकी जो वित्त व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी जो आय है, इस जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो आय है, उस डिपार्टमेंटल की जो आय है वो किसके अंदर जमा की जाती है? गवर्नमेंट के कोषों में ही जमा की जाती है। इससे जो आय होती है वो सरकारी खजाने में जमा होती है। इनके ऊपर जो अंकेशन है, जो लेखांकन संबंधी जो नियम है वो सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने आपको बताया है डिपार्टमेंट के रूप में गठन किया जाता है, मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट के रूप में गठन किया गया है। तो इसके जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो कौन से एम्प्लॉइज होते हैं बच्चों? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह अपने कार्य के लिए जो संबंधित मंत्रालय है, जिस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के रूप में इसका गठन किया है ना, उसके लिए क्या होगी? जवाबदेह होगी या अकाउंटेबल होगी। ये समझ में आया हमें? ये तो थे क्या बच्चों? लक्षण। अब इसके गुण और लाभ समझते हैं। पहला पॉइंट समझिए, सरकार का ये प्रत्यक्ष नियंत्रण है। सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होने के कारण ये सरकार के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने में ये ज़्यादा सक्षम होती है। देखो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के रूप में इनका गठन किया जाता है, इसलिए ये क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल में है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति करने में ये ज़्यादा सक्षम होती है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, इनकी जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो सरकार के खजाने में जमा होती है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या विभागीय उपक्रम ये सोर्स ऑफ इनकम है किसका बच्चों? गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बजट, लेखा और अंकेशन पर किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसलिए जो पैसा आता है, जो इनकी आय होती है, उसका दुरुपयोग करना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह उन उपक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल है गवर्नमेंट का, और गोपनीयता की आवश्यकता है, उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, जैसे कि रक्षा उत्पादन, उसके लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विभागीय उपक्रम की सीमाएं, लिमिटेशन है ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमें समझ में आया, लचीलापन नहीं है। लचीलापन होना जरूरी है, किसी बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए लचीलापन होना आवश्यक है, परंतु इस प्रकार के जो उपक्रम है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रारूप है, उसके अंदर इस प्रकार का लचीलापन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अपने ग्राहकों के लिए उदासीन होते हैं, एकाधिकार होता है। ठीक है, इन्हें पता है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है, इनका जो हम कहें जॉब को हटाना, वो भी सब गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसलिए ये अपने जो कस्टमर है उनके लिए उदासीन हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया, इस प्रकार के जो उपक्रम है उसमें लचीलापन नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। दूसरा पॉइंट देखिए कि ये डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं जो बिजनेस के अंदर, ठीक है, इस प्रकार के जो व्यवसाय उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रारूप है ना ये बच्चों, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। जो गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिन प्रतिदिन के काम में
अत्यधिक लाल फीताशाही का बोलबाला होता है और कोई भी प्रक्रिया को पूरा होने के लिए बहुत समय लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतियोगिता नहीं होती, किसी प्रकार का कंपटीशन है ही नहीं। देखिए डाक विभाग है, डाक विभाग का कोई कंपटीशन है क्या? नहीं है, तो डाक विभाग का कोई कंपटीशन नहीं होता। ऐसे में क्या होता है, ये अपने जो ग्राहक होते हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए उदासीन हो जाती हैं, न्यूट्रल हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें पता है किसी प्रकार की प्रतियोगिता तो है ही नहीं, एकाधिकार है, इसलिए ये अपने ग्राहकों के प्रति उदासीन हो जाती हैं, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनका जो प्रबंध है वो सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो क्या होते हैं, प्रबंध के क्षेत्र में निपुण नहीं होते हैं। ठीक है, वो प्रबंध के क्षेत्र में निपुण नहीं होते, उन्हें कम अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनकी उपयुक्तता, कहाँ कहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हम लागू कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बिजनेस के प्रारूप जहाँ पर हमें गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, विभागीय उपक्रम को लागू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसे उपक्रम जहां पर आपको गोपनीयता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, वहां पर भी आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या विभागीय उपक्रम को लागू कर सकते हैं, जैसे कि रक्षा उद्योग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने आपको विभागीय उपक्रम की विशेषताएं, उनके लक्षण और उनकी उपयुक्तता के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।